प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। टॉप ऑफ द आवर हम बात करेंगे गजा के हवाले से। गजा में 7 अक्टूबर 2023 से इसराइली जारियत जारी थी और रवां साल जनवरी में जंगबंदी हुई और इस दौरान कैदियों की रिहाई और फ़लस्तीन की रिहाई मुमकिन हुई, मगर इसराइल की जारियत जारी रही। फिर गुज़िश्ता 18 मार्च को जंगबंदी का खात्मा हो गया और इसराइल ने जंगी तैयारों से बमबारी की और गजा का बचा कुचा सब कुछ तबाह करने पर तुल गया है। और हाल ही में कुछ ऐसी वीडियोस सामने आई हैं जिसमें बमबारी के बाद इंसानों को भी हवा में उछलते हुए देखा गया, मगर दुनिया इस सारे अमल में खामोश तमाशाई है। गजा में अब तक 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 17,000 से ज़ायद बच्चे हैं। गजा में मलबे के ढेर हैं। उधर मिस्र, फ्रांस और उर्दन के रहनुमाओं ने फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल करने की एक बार फिर से शदीद मुखालफत कर दी है। उन्होंने कहा कि जंग के बाद फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गजा की हुकूमत करनी चाहिए। उधर ईरान और अमरीका के दरमियान जोहरी माहिदे के लिए आला सतही मुज़ाकरात की दोनों ममालिक की तरफ से तस्दीक की जा रही है और हफ्ते के रोज़ दोनों ममालिक के दरमियान आला सतही मुज़ाकरात होंगे, ये बताया जा रहा है। इसी पर हमने बात करनी। बिल्कुल, मंसूर जाफर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मशरिक़ वस्ता हैं, उनको इन तमाम अमूर पर महारत हासिल है। मंसूर साहब, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन फ़लस्तीनी आवाम की सूरत हाल आपके सामने है। अब भी बमबारी हो रही है, रोज़ाना सैकड़ों अफराद जान की बाजी हार रहे हैं, बल्कि आपने सहाफ़ियों को भी जलते हुए वहाँ पे देखा है। इंसानी बॉडीज़ हवा में उछल रही हैं। इन जंगबंदी होने के बावजूद भी ऐसे जो कार्रवाइयाँ कर रही है इसराइल, आपके पास इस हवाले से क्या तफसीलात है? कब तक बंद होगा? बहुत शुक्रिया जी। यकीनन जी बहुत दिलखराश मंजर है, खासतौर पे इस वक्त गजा के गलियों में, बाजारों में। सच तो वहाँ पे कोई गली और बाजार इसराइल ने अपनी इस जारहियत के नतीजे में कोई जिंदा सलामत छोड़ा नहीं है, लेकिन जिस खामा बस्तियों में और ख़ासतौर पे जिस तरह के मेकशिफ्ट घरों के अंदर वो अभी अब इससे पहले यानी जो मुबारक माह गुजरा है रमज़ान का, उसमें जिस अंदाज से उन्होंने सहरी और अफ्तारी का अहतमाम किया और फिर इसी तरीके से टूटे हुए मीनारों वाली और ढाई हुई मसाजिद के मलबे पर जो उन्होंने अपनी नमाज ईद अदा की, तो उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि उन लोगों की तो ईद और उनका रमज़ान जो है, इसराइल ने एक लिहाज से हकीकी मानों में जो है वो करबला की एक तस्वीर बना दिया था कि जब इस जंगबंदी के खात्मे के बाद वहाँ पर जो अशिया ख़ोर-ओ-नोश की तरसील और ख़ासतौर पर इंसानी बुनियादों पर जो माहिदे के तहत वो एग्री किया था सीज़ फायर के तहत, उस तमाम के तमाम सप्लाई चेन को जो उन्होंने काट के रख दिया था। और इसके साथ साथ जो आलमी इदारे जो खासतौर पे इस पूरे प्रोसेस में एक मददगार का रोल अदा कर रहे थे, उनकी तरफ से मुसलसल ये वार्निंग्स आती रही हैं कि इस वक्त इतना आटा रह गया है, इस वक्त इतना पेट्रोल रह गया है, लेकिन इसराइल जो है और ख़ासतौर पे उसके सरपरस्त अमेरिका के कानों पे कोई जू नहीं रेंगी। वो दुनिया भर को वैसे तो इंसानी हकूक़ का और जमहूरियत का और आज़ादी का और इज़हार राय का भाषण देते हैं, लेकिन वो तो हॉस्पिटल के कैंप के बाहर एक खैमा बस्ती में रहने वाले जो फ़लस्तीनी जो सहाफ़ी हैं, उनको भी उन्होंने नहीं बख्शा और उनको टारगेट करके जो निशाना बनाया। इस वक्त मैं समझता हूँ दो कम्युनिटीज़ जो है वो इसराइल के ख़ास निशाने पर हैं। एक तो फ़लस्तीनी बच्चे, यकीनन वो अपना दिफा करने की पोजीशन में नहीं है, और दूसरा वहाँ पे रहने वाली जो हामला ख़वातीन हैं, वो इस वक्त एक गोली से दो लोगों को शिकार जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप साहब ने जो गजा को फ़लस्तीनियों से सफाई का जो ऐलान कर रखा है, वो समझते हैं कि ये जब तक मुमकिन नहीं होगा उस वक्त तक उनका वो जो यहाँ पे एक वाटर फ्रंट बनाने का ख्वाब है, या इस खत्ते को बहुत ही जिसे कहना चाहिए कोई दुनिया के लिए एक बेनज़ीर और बेमिसाल किस्म की तफरीगा बनाने का ख्याल है, वो रूबामल नहीं आ सकता। तो इसके लिए वो जितना भी यहाँ पे तबाही और बर्बादी और एक लिहाज से ढेर बनाने की जो भी एफर्ट है वो इस वक्त किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त उनके यहाँ जो इस वक्त बेहिसी पाई जाती है खासतौर पर दुनिया के अंदर, और यही चीज़ मंसूर साहब, जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं, जंग फैलने के खतरे बढ़ रहे हैं, जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं और हम बात नहीं कर सकते, और जो उन पर बीत रही है फ़लस्तीनियों पर गजा में, ऐसे में कहाँ है मुस्लिम ममालिक और क्यों आलम में इतनी खामोशी है? जब इतना जुल्म हो रहा है तो तब सब खामोश क्यों है, और क्या स्ट्रेटजी आपके ख्याल में होनी चाहिए अब जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनकी? लेकिन इस वक्त अगर आप नेशन स्टेट की थ्योरीज को ले लें और ख़ासतौर पे जो सॉवरन ममालिक है उनकी चले सॉवरेनिटी का एहतराम ही कर लें, लेकिन वो एहतराम और वो बात आपको इस बात से हरगिज़ नहीं रोकती कि आप जहाँ पे मजलूम हैं, जिन पर जुल्म किया जा रहा है, उनके साथ इज़हार यकजहती के जो पीसफुल ज़राए हैं वो भी एक्सप्लॉइट ना करें। मेरी मुराद
इस वक्त एक सिविल जिहाद से है और उससे उसके बहुत सारे पहलू हैं। और बिलखुसूस इस वक्त अगर आप देखें कि जिस तरीके से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में एक तिजारती जंग छेड़ रखी है अपने टैरिफ के ऐलान के नतीजे में, तो मैं समझता हूँ मुस्लिम दुनिया के पास इससे बड़ा हथियार मौजूद है। वो एक बाइकआउट की जंग जो है इस वक्त अमेरिका और उसके जो इसराइली पार्टनर्स हैं, खासतौर पे चाहे वो फूड चेन्स हैं, चाहे वो आराइश और जमाल का सामान है, यानी जो भी चीजें उनके यहाँ से तैयार हो रही हैं और उसकी प्रोसीड इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी तरीके से अमेरिका का एक्सचेकर या इसराइल का एक्सचेकर भरने में इस्तेमाल हो रही है। मैं समझता हूँ उस मुहिम को एक मुनज़्ज़म करने की जरूरत है और उसके लिए कोई वायलेंट मुजाहिरों की जरूरत नहीं है। उसके लिए बिल्कुल खामोशी से, जिसे कहना चाहिए डोर टू डोर कैंपेन, और खासतौर पे आज के दौर में जो सोशल मीडिया का एक इंस्ट्रूमेंट मौजूद है उसको यूटिलाइज करते हुए इसको मुनज़्ज़म किया जा सकता है। बहुत अच्छा आपने मशवरा दिया है मंसूर साहब। इस वैलिड भी है और उसके साथ साथ इट मेक्स सेंस कि आज के दौर में जब मईशत सबसे बड़ा हथियार है उसमें इसको बरोए कार लाया जा सकता है। लेकिन ये बताइएगा, जो अमरीकी सदर हैं उनके टैरिफ लगाने पर तो आपने देखा है उनकी अपनी जो मंडियां हैं उनमें बहरान सा आ गया है और इस वक्त शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। तो आप बताइएगा कि उन्होंने बयान ये भी दिया था कि वो फ़लस्तीनियों को बेदखल करना चाहते हैं, उसकी तजवीज़ वो बार बार दे रहे हैं कि फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकाल दिया जाए, जबकि हम देख रहे हैं कि मिस्र, उर्दन जैसे कुछ ममालिक हैं इसकी मुखालफत कर रहे हैं, खुलकर सामने आए हैं, वो बयान की भी मुखालफत कर रहे हैं और इस अमल की भी मुखालफत कर रहे हैं। तो कुछ ममालिक तो है जो रेजिस्टेंस देने की कोशिश तो कर रहे हैं। देखिए जी, जहां तक तो रेजिस्टेंस का सवाल है तो मैं समझता हूँ वो रेजिस्टेंस भी बुनियादी तौर पर बड़ी बेदिली से की जा रही है, क्योंकि इस वक्त मिस्र अगर फ़लस्तीनियों को अपने यहाँ बसाने से इनकारी है तो वो कोई फ़लस्तीनियों की मोहब्बत में नहीं है, वो बुनियादी तौर पे फ़लस्तीनियों को अपने लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट ख्याल करता है। और ख़ासतौर पे वो इसराइल के जिसके साथ उसका अमन माहिदा भी है, सफारती ताल्लुकात भी हैं, उसके तौसीब पसंदा अंजाम के बारे में मिस्र हमसे ज़्यादा आगाह है। यही वजह है कि उसे अंदाज़ा है कि आज अगर हमने सहरा सीना में इन फ़लस्तीनियों की खैमा बस्ती भी अगर बना दी तो कल को क्या ज़मानत है, कौन ज़मानत देगा कि इसराइल जो है इनकी ताक में या इनकी तलाश में जो है वो सहरा सीना और फिर उसके बाद काहिरा और उसके बाद अला हाज़ल क्या जाने दुनिया के और ख़ासतौर पर मशरक़ वस्ता के किस किस मुल्क में वो इन फ़लस्तीनियों का पीछा नहीं करेगा। क्योंकि ये फ़लस्तीनी कहने को तो इंसान है, मुजस्सम आपको चलते फिरते लोग नजर आते हैं, लेकिन इस वक्त ये एक ऐसा आइडिया और एक ऐसा थॉट बन चुके हैं, ऐसी सोच बन चुके हैं कि जिसका मज़ाहिर जो है वो आपने अभी रिसेंटली जो माइक्रोसॉफ्ट के 50 साल तकरीबात है उसमें एक जो मराकशी नजाद वहाँ पे स्टूडेंट थी जो एम्प्लॉय थी माइक्रोसॉफ्ट की, उसकी तरफ से जिस अंदाज से उसने खड़े होकर एक सदाए एहतजाज बुलंद की और ख़ासतौर पर चेहरा दिखाया दुनिया के इन IT जाइंट्स को कि वो किस तरीके से अपनी जो मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी है उसको फ़लस्तीनियों को टारगेट करने के लिए और उनको असैसिनेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और एक सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ देखिए अब ये चीजें रंगो नस्ल और मजहब से बालातर हो गई हैं। और उसके साथ एक हिंदू लड़की जो थी उन्होंने भी, अग्रवाल जो है, उन्होंने भी इसी नौयत के जज्बात का इजहार किया और उन्होंने अपनी 20-20 हज़ार माहाना डॉलर की सैलरी जो है वो कुर्बान कर दी। और यकीनन आपने सुन रखा है कि कल उन दोनों को माइक्रोसॉफ्ट जैसे इदारे ने जो है वो अपनी मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। अब मैं समझता हूँ कि इस नौयत के जो मज़ाहिर जो है वो अब आपको जब सड़कों पे और इस नौयत के देखने को मिलेंगे तो बजाय इसके कि वो वक्त आए कि जब हकीकी मानों में एक जिसे कहना चाहिए दुनिया बिल्कुल एक स्टैंड स्टिल पर आ जाए और एक ऐसी सूरत हाल बन जाए कि जिसके नतीजे में वापसी का रास्ता जो है वो अमेरिका की इस टेक्नोलॉजी को भी ना ले और इसराइल को अपनी जो मिलिट्री माइट है उसे भी समेट कर शायद इस खत्ते को छोड़ना पड़ जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो खासतौर पे हमारा मीडिया है उसका भी एक किरदार मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा कि इस वक्त जो इसराइल की जो अंदर की सूरत हाल है, खासतौर पे वहाँ पे जो रिवर्स माइग्रेशन का प्रोसेस है, जिस तरीके से बड़े पैमाने पे वहाँ से यहूदी वापस जा रहे हैं, उसको भी हाईलाइट किया जाए। आप दुरुस्त कह रहे हैं मंसूर साहब, एक जानिब ये सूरत हाल है और अगर हम देखें तो दूसरी जानिब जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया ईरान के साथ अमेरिका के दरमियान जो है ईरान और अमेरिका के जोहरी जो माहिदे हैं उस पर आला सतही वफ्द जो है वो मुज़ाकरात करेगा हफ्ते के रोज, ये भी कहा जा रहा है। इस पे क्या कॉमेंट करेंगे आप? देखिए जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो स्टाइल ऑफ यानी चीज़ों को पोर्ट्रे करने का है वो कोई डिप्लोमेटिक स्टाइल नहीं है। माजरत के साथ कहूँगा, वो कहने को तो एक बड़े जमहूरी मुल्क का सदर है, लेकिन वो चीज़ों को हमेशा ताना और तशनी और धमकी के अंदाज में बयान करते हैं। यानी वो जो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी जो है वो इस वक्त भी एक अपने डिप्लोमेटिक और एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए
सफारती नौयत के दफ्तर के अंदर बैठकर पे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, यही वजह है कि जो उनकी जो संजीदा कोशिश है वो भी बाज़ औक़ात बैकफायर कर जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान ने कम से कम इस मामले में एक संजीदा सोच और फिक्र का मुजाहरा किया है और उन्होंने एक थर्ड पार्टी यानी प्लेटफॉर्म जैसे अभी जो ओमान है वहाँ पे निगोशिएशन जो है वो शुरू की जाएंगी और एक इनडायरेक्ट निगोशिएशन जो यकीनन बैकडोर पे किसी न किसी तरीके से बराह रास्त मुज़ाकरात पर मुंतज होगी। लेकिन उसके साथ साथ जरूरी यही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अगर अपनी सफारतकारी को फलता फूलता देखना चाहते हैं तो वो कुछ अरसे के लिए कम से कम जो इस नौयत की मुशगाफियां हैं कि जिसमें धमकी अमेज लहजा इस्तेमाल किया जाता है उससे रुक जाए तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के बहुत सारे दलिदर जो है वो दूर हो सकते हैं और फलस्तीनी और शायद दीगर जो मजलूमीन है वो भी उनकी बात सुने। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अब चाइना को दीवार से लगाने के लिए 106% जो है वो टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, तो क्या इसके बाद कल वो उन्होंने अपने टीवी चैनल्स पे या अपने मीडिया पर वो तस्वीर नहीं देखी कि जिस अंदाज से बड़े पैमाने पे अमरीकी अवाम जो है वो एप्पल की शॉप्स के बाहर खड़े हैं, बिल्कुल एप्पल की शॉप्स के बाहर खड़े हैं कि ये महंगा हो जाना है तो आज ही खरीद लिया जाए। इस नौयत की सिचुएशन यानी मसनूई किल्लत पैदा करके बिल्कुल यहाँ पर हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डर की वजह से लोगों को जो है ना कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे स्ट्रेटजी हुकूमत करने के लिए भी। लेकिन मंसूर साहब ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं मिस्र और उर्दन ये मुस्लिम ममालिक हैं तो वहाँ से तो रेजिस्टेंस आना ठीक है, लेकिन फ्रांस क्यों रेजिस्ट कर रहा है कि फ़लस्तीनियों को वहाँ से नहीं निकालना चाहिए। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि फ्रांस हमेशा जब भी ईरान और अमरीकी डील के बारे में बात होती है उसमें भी बेशर्त उसकी तरफ से दिखाई देती है, वो बात करता है और उसके हवाले से जो बयानात सामने आते हैं वो कई बार ईरान की हक में होते हैं। तो ये फ्रांस का स्टांस कैसे यूरोप की जानिब से आपको दिखाई देता है? देखिए जी, फ्रांस के बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट हैं मिडल ईस्ट के अंदर और ख़ासतौर पे आपके इल्म में है कि जो लबनान है वो एक लिहाज से मिडल ईस्ट का पेरिस कहलाता था और इस वक्त भी यानी आपने देखा कि जब इस पूरे लबनान के अंदर बहरान की सूरत बनी तो सबसे ज़्यादा जो एक्टिव डिप्लोमेसी है वो फ्रांस की तरफ से देखने में आई। तो फ्रांस के वही जो इंटरेस्ट हैं उसको सेफगार्ड करने के लिए और ख़ासतौर पे ये पूरा जो इलाका है जो ख़ासतौर पर मशरक़ वस्ता का इलाका है ये माजी में फ्रेंच कॉलोनी ही रहा है, तो उनके जो मफादात और इंटरेस्ट जो हैं वो इस खत्ते में यकीनन मौजूद हैं। और इस वक्त जिस अंदाज से आपने देखा है कि वहाँ पर खुद फ्रांस के अंदर एक पोलिटिकल अपहीवल आपको नज़र आती है, वहाँ पर जो इंतहाई दाएंबाजों की जमातें जो हैं वो इस वक्त खुद मैक्रोन की हुकूमत के लिए चैलेंज बना हुए हैं। और इस तरीके से यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से एक लिहाज से यूरोप को निहत्ता करने की जो स्ट्रेटजी अपना रखी है उसके बाद यूरोप अपनी रेलेवेंस को साबित करने के लिए वो इस नौयत के जो बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेसी है उसमें यकीनन एक एक्टिव बल्कि प्रोएक्टिव किस्म का रोल जो है वो अदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। और फ्रांस वहाँ का एक अहम मुल्क होने के नाते जो है वो यकीनन इस मामले में आपको दिखाई दे रहा है और यही इसकी बुनियादी वजह है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे कि जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे थे। गो कि सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और बहुत ही तकलीफ दे मनाजिर वीडियोज़ और तस्वीर वहाँ से हमारे लिए आ रही हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम सिवाय आवाज़ उठाने के और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जिनके हाथ में ताकत है, जो मुस्लिम ममालिक कुछ कर सकते हैं मिलकर, वो इस वक्त खामोश तमाशाई बने हुए हैं सारी सूरत हाल के अंदर। इसी सूरत हाल पर अगर ये मामला ऐसे ही चलते रहे तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब बिल्कुल ही सब तबाही फिर जाएगी और कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो खुदारा उठिए, कुछ ना कुछ तो कीजिए। खैर हम दुआ कर सकते हैं, हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों के लिए खुद ही काफ़ी हो जाए और उनको किसी बैरूनी मदद की ज़रूरत ही ना पड़े। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा।